हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी पोर्शन हमने कर लिया है बच्चों। जिसने नहीं किया है उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, और बच्चे चाहे तो पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। और जो बच्चों ने पढ़ लिया है थ्योरी पोर्शन पूरा चैप्टर एनसीईआरटी कर लिया है, उसके लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लाया हूँ 8.16 से 8.24। बाकियों के सॉल्यूशन भी मैं अपलोड करूँगा, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन का रेंज है ना 8.16 से 8.25, रियली जेम ऑफ ए क्वेश्चन। अब सीबीएसई बोर्ड काफ़ी पास है, आपके प्री बोर्ड भी चल रहे हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेके तैयार हो जाओ बच्चों। सबसे पहला जो आपको रिएक्शन है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8.16। ठीक है ना, 8.16 क्वेश्चन नंबर है बच्चों, ये आपने एनसीईआरटी देख सकते हो। चलो रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले। 8.16 प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट। ठीक है, 2 स्टेप का है, अभी आपको याद भी हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2 लिखोगे सबसे पहले। इसमें क्या डालेंगे हम लोग? KOH डालेंगे और O2 डालेंगे। अभी याद कर लो, मैंगनीज डाइऑक्साइड में क्या डालेंगे? KOH। ठीक है, उसके बाद प्लस करके O2 डालेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? K2MnO4। ये ग्रीन होता है, K2MnO कैसा होता है? ग्रीन होता है, प्लस वाटर। ये आपको मिल गया। ठीक है ना, मिल गया। स्टेप 2 में आप क्या करोगे? K2MnO4 लोगे प्लस Cl2 लोगे। ठीक, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा KMnO4 प्लस KCl। ठीक है ना, KMnO4 प्लस KCl। तो ये बन तो गया आपका पोटासियम परमैंगनेट। तो ये दो स्टेप वाला रिएक्शन तो कोई भी याद कर लेगा। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो। आगे क्या है? हाउ डज द एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ आयरन 2 आयंस, SO2 एंड ऑक्सैलिक एसिड? राइट द आयनिक इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन। ठीक है, चलो इसको आप लोग हटा लो, इसको लिख लो, मैं इसको हटा रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। और आयरन 2 को वी कैन ऑक्सीडाइज। आयरन 2 से क्या बनता है? आयरन 3 प्लस बनता है। देखो इस तरह के रिएक्शंस में ना कुछ आपको इनिशियल्स में मालूम होनी चाहिए, मेन चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए? कि KMnO4 को कैसे लिख सकते हैं? MnO4 माइनस लिख सकते हैं, आयनिक रिएक्शंस के लिए तो लिख सकते हैं। तो एसिडिक मीडियम में ये क्या बनता है? अब आपको मालूम ही नहीं होगा कि ये MnO4 एसिडिक मीडियम में मुझे क्या देगा, तो आप रिएक्शन लिख ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या मालूम होनी चाहिए? आपको ये मालूम होनी चाहिए MnO4 माइनस Mn2 प्लस बनता है। ठीक है ना, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अब आप इसके सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करोगे, ढूंढो, खोजो, फाइंड करो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। ढूंढो, ट्राई करो खुद से, नहीं होगा तो आप देख लेना, ट्राई तो करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मैंगनीज के लिए आप मान लो चलो X है, मुझे नहीं पता ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। ऑक्सीजन यहाँ 4 टाइम्स है, तो आप क्या लिखोगे? 4 टाइम्स ऑफ -2 लिखोगे। ठीक है ना। अब इस पूरे पे चार्ज कितना है? -1, तो आप लिखोगे इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व कर लें। x -8 -1, x इज इक्वल टू 8 -1 यानी कि 7। तो यहाँ पर क्या है? +7 स्टेट में है, +2 स्टेट में चला गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो होता ही है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद तो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, +7 से +2 चला गया यानी रिड्यूस हो गया। तो जब भी कोई रिड्यूस होता है यानी कि रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर होगा, तो क्या होगा? गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 7 और 2 का 5 का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन 5 भी तो ऐड होगा ना। और इलेक्ट्रॉन किधर ऐड होगा? जिधर हायर चार्ज है उधर ही इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। ठीक है ना। चलो अब आपको इस +7 की जरूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। ठीक है ना, +7 की जरूरत है, आप हटा सकते हो।
इलेक्ट्रॉन गेन आपने दिखा दिया। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप, सेंट्रल एटम को तो आपने इलेक्ट्रॉन दे करके पता कर लिया कि चलो 5 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। अब क्या, इसके बाद आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ठीक है ना, आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर 4 ऑक्सीजन है, तो इधर क्या लिखोगे, जितने ऑक्सीजन उतने ही वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट साइड, तो यहाँ आप लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ H2O, ठीक है। ऐसा करने से यहाँ 8 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो आप क्या करोगे, इधर लगाओगे 8 हाइड्रोजन, ठीक है, आप क्या लगाओगे 8 हाइड्रोजन। तो आपने यहाँ पर 8 हाइड्रोजन लगा दिया। और कुछ बैलेंस होना बाकी है, सारा बैलेंस हो चुका है, आप चाहो तो चेक कर लो, ठीक है ना। 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, एक मैंगनीज हो गया। चार्ज भी चेक कर लो, -1 -5, तो -6 + 8 +2 है ना, -6 + 8 +2, यहाँ भी +2। एवरीथिंग इज बैलेंस नाउ, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करना है, आयरन 2 को ऑक्सीडाइज करना है, मतलब Fe2+ को मुझे Fe3+ बनाना है। ये भी आपको मालूम होनी चाहिए कि Fe2+ ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, Fe3+ बनता है। तो मैंने पहले ही बोला था, जिधर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वहीं पर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, डिफरेंस ऑफ दिस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का डिफरेंस, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो टोटल 3 + 1 नेगेटिव +2 बन गया, 2+, इधर भी 2+, इधर भी 2+, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करोगे, यहाँ ये डालोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ताकि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, 5 से 5 से क्यों मल्टीप्लाई, जब मेन रिएक्शन लिखेंगे ना उसमें ये इलेक्ट्रॉन एपियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब इनको ऐड कर दो। अब आप इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसे नाम दे दो इक्वेशन 2, और इनको आप ऐड करो, तो आपको क्या मिलेगा, 8H+ MnO4 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन कटने वाला, तो मैं इसको लिखूंगा ही नहीं, और ये हो जाएगा 5 Fe2+, ये हो जाएगा Mn2+, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2O प्लस 5 टाइम्स ऑफ Fe3+। ये आपका आ गया बैलेंस्ड रिएक्शन, किसके लिए, Fe2+ ऑक्सीडेशन के लिए। ये पूरा मिल गया आपको, ठीक है ना, इसको लिख लो। उसके बाद हमें SO2 और ऑक्सैलिक एसिड के लिए भी करना है, ठीक है ना, यहाँ तक बहुत बढ़िया। इसके बाद अब आपको SO2 के लिए काम करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि इनिशियल जो स्टार्टिंग के जो कंपाउंड है आपको याद होने चाहिए कि किससे क्या बनता है। तो SO2 से क्या बनता है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ये तो फिक्स रहेगा, ये फिक्स है, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में, SO2 के बारे में। तो ये जो SO2 है ये बनाएगा SO4 2-। अब मान लो SO2 से ये क्या बनता है हमें मालूम ही नहीं है, तो रिएक्शन इनिशिएट कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इससे ये बनाना ही पड़ेगा। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देखो, सेंट्रल एटम के लिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो। सल्फर के लिए मान लेते हैं X है, ऑक्सीजन के लिए तो मालूम ही है -2 होता है, और 2 टाइम्स ऑक्सीजन है। SO2 क्या है, न्यूट्रल है, ये पूरा का पूरा 0 है, तो X = 4 मिल जाएगा। यहाँ आते हैं, X + 4 टाइम्स ऑफ -2, ये पूरे पे चार्ज -2 है, तो X -8 -2 हो गया, तो X की वैल्यू 6 हो गई, यानी कि +4 से 6 होना, ठीक है ना, +4 से ऑक्सीडाइज हो गया, ये +4 से +6 हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 4 और 2 का डिफरेंस, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, चलो बढ़िया है। तो यहाँ से आप +4 हटा दो, यहाँ से +6 हटा दो,
अब क्या करें, अब आप बैलेंस करो ऑक्सीजन। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो आप क्या करोगे 2H2O ऐड कर लोगे। 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर एक भी नहीं है, तो आप यहाँ पे 4H+ ऐड कर दोगे। सल्फर एक एक बैलेंस, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, सब बैलेंस हो गया, बढ़िया है। लेकिन जो हम लोग मेन रिएक्शन लिखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होनी चाहिए। मेन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन शुड नॉट बी अपीयरिंग। तो क्या करें, इस पूरे को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप इस पूरे को, और दोनों को ऐड कर दो। सॉरी, यहाँ 10 हो जाएगा, तो इसको भी 10 होना पड़ेगा ना, तो इस वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐड कर दो दोनों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16H+, और ये हो जाएगा 2MnO4-, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, खत्म, प्लस 10H2O, 5 है ना, 5 × 2 10H2O, प्लस 5SO2, 5SO2, ठीक है, बढ़िया। 2Mn2+, 2Mn2+, प्लस 8H2O, ठीक है, प्लस 5SO4 2 - 20H+, 20H+ और 16H+ कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, इधर बचेंगे 4H+, ठीक है ना, हो गया। अब सब कुछ बैलेंस है। वाटर भी काट सकते हो आप, यहाँ से हटा के ना 2H2O बचेगा इधर। तो फाइनल रिएक्शन क्या लिखें, 2MnO4- प्लस 2H2O प्लस 5SO2, 2Mn2+ प्लस 5SO4 2- प्लस 4H+, ठीक है, ये मिल गया आपको। ये पूरा बैलेंस्ड है, सब कुछ इसमें बैलेंस्ड है, सल्फर भी, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी और मैंगनीज भी। इसके बाद आता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, SO2 का काम खत्म। चलो करते हैं ऑक्सैलिक एसिड, हो गया ना, चलो बढ़िया है। अब यहाँ भी आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सैलिक एसिड हमें देता क्या है भाई, ऑक्सीडाइज होने पे क्या देता है, ठीक है। मैंगनीज वाला तो फिक्स है, मैंगनीज वाला तो फिक्स रहेगा, तो आप क्या करोगे, मैंगनीज वाले को फिक्स ही रहने दो, बाकियों को हटा दो, ठीक है ना, मैंगनीज वाले को रहने दो। ऑक्सैलिक एसिड की बात करो तो ये होता है C2O4 2-, ये देगा क्या आपको, ये देगा 2 टाइम्स ऑफ CO2। तो यहाँ भी आपको सबसे पहले सेंट्रल एटम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, एक कार्बन के लिए आप X ले लो, तो यहाँ 2 कार्बन है ना, तो 2X हो गया, और ऑक्सीजन के लिए -2 ले लो। इस टोटल पे चार्ज कितना है, -2 है, तो 2X - 8 -2 हो गया, तो 2X की वैल्यू 6 हो गई। दोनों कार्बन के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, ठीक है ना। यहाँ के लिए बात करते हैं, यहाँ भी 2 कार्बन है, 2X, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 × -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 2X के लिए लेंगे तो +8 आएगा, +8। +6 से +8 का क्या मतलब हुआ, डिफरेंस 2 का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करनी पड़ेगी इधर हाईएस्ट साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन, इतना तो कर ही सकते हैं, बढ़िया। इसकी ज़रूरत अब नहीं है, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, इतना कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सब कुछ बैलेंस है, 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव 2, सब कुछ बैलेंस है। तो क्या करना चाहिए अब हमारे को, कॉमन सेंस क्या कहता है, क्या करें, आपको नेट जो इक्वेशन लिखोगे उसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाना है, इलेक्ट्रॉन डिसअपियर हो जानी चाहिए। तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, और इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, और इनको ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा 8 × 2 16H+ मिल गया, 2MnO4- मिल गया, है ना, 2MnO4- मिल गया, प्लस
5 टाइम्स ऑफ C2O4 2 माइनस मिल गया, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ Mn2+ मिल गया, 8 वाटर मॉलिक्यूल मिल गया, 10 CO2 मिल गया। ये आपको रिएक्शन मिल गया, ठीक है, ये आपको रिएक्शन मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरह के चीज़ें एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना है, अच्छे से लिखना है, उसको रिवाइज भी करना है, बिना रिवीजन के सब भूल जाओगे। चलो ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं 8.17 में। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 8.16 के बाद 8.17 भी कर लेते हैं। चलो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये भी आपका NCERT का ही है, 8.17। आप चाहो तो अपने बुक में इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। ये कुछ डाटा गिवन है आपके सामने, ये कुछ डाटा गिवन है और बोला गया यूज दिस डाटा टू कमेंट अपॉन पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+ इन एसिडिक सोल्यूशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ Cr3+ और Mn3+। बच्चों आपको कंपेयर करने को बोला गया है। क्या कंपेयर करने को बोला गया है? स्टेबिलिटी। कौन सी स्टेबिलिटी? Fe3+ की स्टेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में? Cr3+ Mn3+। यानी कि इस डाटा की बात हो रही है। अब ध्यान देना बच्चों, राइट साइड वाला डाटा की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, Cr3+ से Cr बनेगा ना, उसी के लिए नेगेटिव वैल्यू गिवन है। तो जब नेगेटिव वैल्यू गिवन हो ना, यानी कि Cr3+ से Cr2+ बनने के चांस नहीं है, इसके उल्टा रिएक्शन बड़ा ही अच्छा होगा, राइट। Mn3+ Mn2+ पॉजिटिव 1.5 है, यानी कि हाँ ये रिएक्शन फटाफट होगा, जल्दी जल्दी होगा। तो अगर आप स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करो कि कौन जल्दी होगा, फटाफट कौन होगा, जल्दी कौन होगा, तो Mn3+ से जो Mn बनेगा ना, ये काम सबसे पहले होगा, फास्ट होगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव 1.5 है। इन तीनों की वैल्यूज़ को आप कंपेयर करो, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू इसके लिए है, यानी कि ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, सबसे पहले होगा, यानी कि जरूर ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। जो अनस्टेबल होता है ना, वही तो फास्ट रिएक्शन देता है। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है? Fe3+। सेकेंड चांस में आप देख लो, Fe3+ से Fe2+ बनेगा तो उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड होगा, तो ये भी अनस्टेबल हुआ, ठीक है ना। और ये तो नेगेटिव है, यानी कि ये रिएक्शन तो होगा नहीं, इसका उल्टा होगा। Cr3+ से Cr2+ बनने का नेगेटिव रिएक्शन है, यानी नेगेटिव वैल्यू देखिए होगा ही नहीं, यानी कि बहुत स्टेबल होगा, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करो, स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो चीज़ स्टेबल होता है बच्चों, वो क्यों रिएक्ट करेगा? मैं बहुत स्टेबल हूँ, मैं किसी से बाहर मिलूंगा नहीं, दोस्ती नहीं करूँगा, कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत स्टेबल हूँ अपने आप में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? Cr3+। इससे कम स्टेबल कौन होगा? Fe3+। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल Mn3+। ठीक है ना, इस चीज़ को हमें नहीं भूलना है, ठीक है ना, इस चीज़ को हमें नहीं भूलना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दिया हमने, ठीक है। पार्ट 2 की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करें। द एज विथ विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज एज कंपेयर टू ए सिमिलर प्रोसेस फॉर आइदर क्रोमियम। आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, अब इसकी डाटा मुझे लगता है इसकी बात हो रही होगी, सारे नेगेटिव है ना, तो यहाँ सारे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से Fe से Fe2+, इसी रिएक्शन को अगर उल्टा कर दें तो ये पॉजिटिव 0.4 हो जाएगा, ठीक है ना। और Mn से Mn2+ की बात हो रही है तो ये पॉजिटिव 1.2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्रोमियम Cr2+ की बात होगी तो ये पॉजिटिव 0.9 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? सबसे बड़ी वैल्यू ये है, यानी कि फास्ट रिएक्शन ये देगा, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि कमेंट अपॉन द एज विथ विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। आयरन को कंपेयर करना है इसके साथ और इसके साथ, तो आयरन की जो वैल्यू है सबसे कम है, यानी कि आयरन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, ठीक है ना। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें
ऑक्सीडेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा आसान किसको ऑक्सीडाइज करना? मैंगनीज को, है ना। एज ऑफ ऑक्सीडेशन, एज ऑफ ऑक्सीडेशन मैंगनीज सबसे ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा। 0.9 वोल्ट क्रोमियम के लिए है, सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग आयरन के लिए है। ठीक है बच्चों, ये इसको नोट कर लो, फिर करते हैं 8.18 भी करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये एज ऑफ ऑक्सीडेशन हम लोगों ने बताया, सबसे कम जो रिएक्टिविटी दिखाएगा ऑक्सीडेशन के लिए वो आयरन ही तो दिखाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन? टिटानियम 3+, वनाडियम 3+, कॉपर प्लस, Sc3+, Mn2+, Fe3+, CO2+, गिव रीजन फॉर ईच। तो सबसे पहले आपके पास एटॉमिक नंबर मालूम होने चाहिए। ठीक है ना। स्कैंडियम, टिटानियम, वनाडियम, क्रिप्टन नहीं है, क्रोमियम नहीं है। क्रोमियम के बाद आता है मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27। ठीक है ना। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, टिटानियम का 22, वनाडियम का 23, इसका 25, ये 26, कोबाल्ट 27। बढ़िया। सबके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बच्चों, सबके लिए लिखो, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसके लिए लिख लेता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, फिर 4s। 21 है यहाँ पर बच्चों। 6 4 10 12 6 18, 18 तो 20 और 1 21 हो गया ना। 21। स्कैंडियम 3+ बोल रहा है आपसे। स्कैंडियम 3+ के लिए अगर आप ड्रॉ करोगे तो आउटरमोस्ट के 3 इलेक्ट्रॉन आपको हटाने पड़ेंगे। तो चलो हटा देते हैं, हटा दिया। 3d0, 4s0 आ गया। अब ये d ऑर्बिटल में तो उसका इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, p पूरा फुल है, d में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, जीरो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा ही नहीं। नो कलर, यहां आप लिखोगे नो कलर। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन से ही तो कलर वलर कुछ बनता है। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अपर लेवल टू हायर लेवल, अपर लेवल टू लोअर लेवल, रेडिएशंस कम आउट, फॉल इन द विजुअल रीजन, तो ही तो कलर दिखता है। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो नो कलर। ठीक है ना। चलो टिटानियम की बात करनी है। 22 है तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ तक 3d2 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। ठीक है ना, यही तो होगा। यहाँ तक कितने हैं? 6 2 18 तो 20, 20 6 4 10 18, ये 18 हो गया। यहाँ तक तो 18 है, 18 तो यहाँ तक है, 2 20 और 2 22। टिटानियम के लिए बोला गया है 3+, यानी कि यहाँ से आपको 2 हटाने हैं और यहाँ से 1, तो 3d1 ही तो बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। चलो ठीक है, ये ऊपर नीचे कर सकता है, बहुत स्पेस है इसके पास। डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 2 और 3 का सेट बन जाता है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव। यस, कलर्ड दिखा सकता है ये, कलर्ड दिखा सकता है ये। ठीक है, ओके। वनाडियम के लिए करेंगे। वनाडियम के लिए 23 होता है, तो 18, 18 तो 20 और 3, 23 हो गया। वनाडियम यहाँ पे कहाँ है? 3+ है, तो आपको यहाँ पे 0 कर दो और यहाँ पे 2 कर दो। देखो फिर से इलेक्ट्रॉन है डी में, तो डी की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, बाकी का स्पेस तो खाली है, तो ये ट्रांजिशन करेगा, कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। तो आप लिखोगे कलर्ड। ठीक है ना। मैंगनीज की बात करेंगे, 25 है तो 18 तो यहाँ तक हो गया, 3d, 18 तो 20, 20 और 5 25। लेकिन आपको बोला गया मैग्नीशियम 2+, तो इसको यहाँ से हटा दो। इसका डी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड है, ये भी कलर दिखाएगा क्योंकि इसके पास बहुत स्पेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए, तो आप लिखोगे कलर्ड, कलर्ड। ठीक है बच्चा लोग, छोड़ना नहीं यार, पूरा का पूरा देखो तभी आपको समझ में आएगा। पूरा देख लो, एग्जाम अब कम टाइम बचा है यार। आयरन के लिए 26, 18 तक तो ठीक है भाई। 3d 26 के लिए 2 20 हो गया और ये 6 हो गया।
अभी भी स्पेस है इसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए, तो ये हो जाएगा कलर्ड। बढ़िया। कोबाल्ट, अच्छा कॉपर भी है, कॉपर के लिए 29, कोबाल्ट के लिए 18, 18 के बाद 3D, 18 2 20, 20 20 20 20 20 20 20 20 और 7 27। अभी भी स्पेस है डी ऑर्बिटल में मूवमेंट के लिए, तो यस कलर्ड। ठीक है, बढ़िया हो गया। कॉपर 29, 18 हो गया, तो 3D 2, 18 2 20, 20 और 9 29, ठीक है ना 29, लेकिन कॉपर प्लस बोल रहा है 29 है ना, इसको थोड़ा अरेंज कर लिखना पड़ेगा, इसको हाफ फिल्ड कर दो और इसको फुल फिल कर दो तो ज़्यादा स्टेबल है ये। तो कॉपर के लिए आप ऐसे लिखना 3D1 4D10। अब यहाँ पे बोला गया कॉपर प्लस, कॉपर प्लस का मतलब ये 0 बन जाएगा, है ही नहीं, और डी वाला पूरा फुल है, ठीक है ना। अब डी तो पूरा फुल हो गया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की जगह ही नहीं बची, नो कलर्ड, राइट। यानी कि आपने दो चीज़ सीख लिया, या तो डी खाली है या नहीं तो डी पूरा फुल है, दोनों ही केस में नो कलर। बाकियों के केस में इलेक्ट्रॉन है और तो कलर्ड होगा क्योंकि स्पेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो 8.18 नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों 8.19 और 8.20 भी कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चंस मायने रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की जहाँ तक बात है, मीन्स 8.1 की बात है, ये बोला गया कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि स्कैंडियम, टिटानियम, वनाडियम, किप्टन से लेकर के क्रोमियम से लेकर के जिंक तक जो है, इनके बारे में कमेंट करने को बोल रहा है कि इसके बारे में कुछ बताइए कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। तो आप लिख सकते हो +2 ऑक्सीडेशन स्टेज वेरी मच कॉमन। क्या है? वेरी मच कॉमन। अगर स्कैंडियम को छोड़ दें तो बाकी सब में +2 स्टेट होता है, वेरी मच कॉमन। और यहाँ लिख लो एक्सेप्ट स्कैंडियम, राइट। सो इट इज वेरी मच स्टेबल। तो क्या लिखेंगे? वेरी मच स्टेबल। चलो वेरी मच स्टेबल, एक आध नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। 8.19। अब 8.20 की बात करोगे, कंपेयर द केमिस्ट्री, यहाँ बोला गया कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स विथ दैट ऑफ द लैंथेनॉइड्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये बाकी के पॉइंट्स हैं। तो पहला आपको बोला कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में कंपेयर कीजिए। तो पहले मेरे को पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है लैंथेनाइड्स के लिए और एक्टिनॉइड्स के लिए। तो लैंथेनाइड्स के लिए हम लिख सकते हैं ना 4 5 6 होता है ना, F D और S, ये तो 2 होता है, ये 0 से 1 होता है और ये 0 से 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। और अगर हम लोग बात करें एक्टिनॉइड्स की तो रेडॉन 86 होता है। इसके बाद आप लिख सकते हो 5 6 और 7S2 होता है और ये FDS होता है, ठीक है। ये भी 0 से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ लेकिन 1 to 14 होता है। यहाँ का 4F बहुत ही कम पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, छुप सा जाता है ये, राइट। लेकिन यहाँ नहीं होता है। ये 5F जो ऑर्बिटल है काफ़ी एक्टिव है और ये बॉन्डिंग बनाने को हमेशा आगे रहता है। तो आप कह सकते हो कि एक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव इन दिस रेफरेंस, ठीक है ना। दूसरा बोला गया है एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस। साइज जहाँ तक हम लोगों की बात करेंगे तो एक्टिनाइड्स में भी लैंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दोनों में होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन का मामला दोनों के साथ है, इसलिए दोनों बहुत छोटे छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है ना। दे आर स्मॉलर इन साइज सिंस बोथ इसका 4F ऑर्बिटल, इसका 5F ऑर्बिटल नॉट एबल टू शील्ड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस and hence they are very much smaller inside, and we can observe lanthanide contraction as atomic number increases, at the same time actinoid contraction also there। तो मैं इसका आंसर का एक थ्योरी का PDF बना करके ना लिंक में डाल दूंगा,
आप लोग वहाँ से देख सकते हो, लिख सकते हो आंसर। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट आंसर दूंगा, ऐसा नहीं इनकम्प्लीट दूंगा, पूरा का पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा। फिलहाल आप देख लो, समझ लो। थर्ड में बोला गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लैंथेनाइड के लिए, लैंथेनाइड्स के लिए +2 होता है, +3 होता है, +4 बहुत ही कम होता है, रेयर होता है। अब हम एक्टिनोइड्स की बात करें तो यहाँ +3 जो होता है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऐसे आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। केमिकल रिएक्टिविटी में आप बोल सकते हो एक्टिनोइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लैंथेनोइड्स, क्योंकि उनका 4f 5f ऑर्बिटल भी काफ़ी एक्टिव होता है। ठीक है, इसकी वजह से। तो इसका आपको थियोरेटिकल आंसर पूरा मैं आपका PDF बना के डाल दूँगा, आप वहाँ से आप देख सकते हो, ताकि एक नोट्स हो जाएगा ना, हमेशा के लिए नोट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 8.21। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग of the D4 species Cr2+ is strongly reducing while manganese 3 is strongly oxidizing. Cr2+ is oxidized हाँ बच्चों, आगे जो आपके सामने क्वेश्चन है वो 8.21 है। इसमें बोला गया है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। पहला है ऑफ द D4 स्पीसीज Cr2+ इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग वाइल मैंगनीज 3 इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। तो पहले क्रोमियम की बात हो रही है ना, Cr और मैंगनीज, तो दोनों के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। क्रोमियम के लिए जो होता है वो 24 होता है, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे 3s2 3p6 3d और फिर 4s। ठीक है, तो ये है 24, 6 4 10 तो 12 6 18 18 और 1 19 19 और 5, ये बनता है कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का थोड़ा एक्सेप्शनली होता है ना, ये 1 होता है, ये 5, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, बहुत स्टेबलाइज होता है ये सिस्टम अपने आप को अरेंज कर लेता है। 2 यहाँ रखोगे ना आप 2, तो ये 1 ले लेगा और 3d5 बना लेगा। क्रोमियम 2+ की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से, तो क्रोमियम 2+ की अगर हम बात करेंगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से हटाओ, यहाँ से भी हटाओ, यहाँ से आप लिखोगे 0 और यहाँ लिखोगे आप 4, यही तो लिखोगे ना। तो आप D4 यानी कि D4 स्पीसीज इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें मैंगनीज की, 25 होता है ना मैंगनीज 25, तो क्या लिखोगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 6 2 12 6 4 10 12 18 18 हो गया, 18 18 18 18 और 2 20 20 और ये 5 25। तो मैंगनीज यहाँ पर बोला गया 3, 2 यहाँ से निकालो, 1 यहाँ से निकालो, तो ये हो जाएगा मैंगनीज 3+। 2 यहाँ से निकालनी पड़ी और 1 यहाँ से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0। बोला गया Cr2+ ये स्ट्रांगली रिड्यूसिंग। ठीक है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ये कह रहा है। और Mn3+ स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। Mn3+ क्या करेगा, Mn3+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी का इलेक्ट्रॉन लिया इसने, तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा ना, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये कौन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है भाई। क्रोमियम क्या कह रहा है कि क्रोमियम 2+ है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये D3 बन जाएगा, कह रहा है ना। स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट इसको लिखना चाहिए, एजेंट नहीं लिखा है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन देना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, अगले को ऑक्सीडाइज कर दिया। और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जबकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। बात समझ में आ रही है। यहाँ क्या था, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है, 2 यहाँ से 1 यहाँ से। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 था, यहाँ 5 था, तो 1 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया, 3d4 बन गया। तो इसका जो कहने का मतलब है कि ऐसा क्यों है कि ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है और ये रिड्यूसिंग की तरह काम कर रहा है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लेगा और ये 3d5 बना लेगा, हाफ फील्ड, मोस्ट स्टेबल, गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स हाफ फील्ड, मोर स्टेबल।
लेकिन ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे के 3d3 बना लेगा। क्या बना लेगा? 3d3। ये बड़ा आसानी से दे देता है, बोलता है ठीक है भैया तुम ले जाओ 3d3, मैं 3d3 में खुश हूं। ठीक है ना? ये क्या बोल रहा है? मैं 3d3 में खुश हूं। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों आसान था? क्योंकि ये पहले क्या था? ये था 3d5 4s1। ठीक है ना? यहां से एक निकला, यहां से 3d4 बन गया। तो ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन और देने को तैयार है, d4 एक और इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, और ये हाइड्रेशन एनर्जी का पॉसिबल है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी देता है क्रोमियम, बोलता है भाई एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन और दे देता है और ये बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये बोलता है मैं नहीं दूंगा, मेरे को और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी के लिए, 3d5 बनाने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन बड़ा आसानी से गेन भी कर लेता है ये। तो ये एक्ट कर गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये एक्ट कर गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना? इसका भी मैं आपको आंसर पीडीएफ में बना के डाल दूंगा। यहां भी वही बात हो रही है, कोबाल्ट 2+ इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन but in the presence of complexing reagent it is easily oxidized. कोबाल्ट 2 स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा क्या होता है कि स्टेबल हो जाता है? ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, है ना? जब भी कोई आप किसी मेटल आयन को वाटर में डुबो दोगे तो दैट आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, तब वो स्टेबल हो जाता है वो कंपाउंड। बट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट इट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि Cu2 कोबाल्ट 2+ से कोबाल्ट 3+ भी बन सकता है अगर इसके पास कोई कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट आ जाता है तो। ठीक है? तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि भाई जब कोबाल्ट 2+ ऑलरेडी बहुत स्टेबल है तो क्यों किसी के साथ रिएक्ट करता है, ये क्यों अपनी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा लेता है, ऐसा क्यों करता है? तो ऐसा इसलिए करता है, कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट जब आएगा उसके पास तो अपनी एनर्जी वो लेके आता है ना? मान लो एक कोबाल्ट है, CO2+ है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, लेकिन जो रिएजेंट उसके पास आएगा ना वो अपनी एनर्जी लेके आएगा, बोलेगा भाई कोबाल्ट तुमको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए एनर्जी लेके आ रहा हूँ और आपको ऑक्सीडाइज कर दे रहा हूँ। तो दो कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट दैट ब्रिंग्स द एनर्जी अलॉन्ग विथ एंड ऑक्सीडाइज कोबाल्ट 2+ टू कोबाल्ट 3+। खुद से तो नहीं करेगा। D1 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी अनस्टेबल इन आयन। D1 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ बोला गया है कि D1 कॉन्फ़िगरेशन बहुत अनस्टेबल होता है। भाई कोई भी देखो, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट अब स्टेबिलिटी तो चाहेगा ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो ये 3d0 बन जाएगा, बहुत स्टेबल। स्टेबिलिटी क्या होता है? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ना हो, या हाफ फिल्ड हो, या फुल फिल हो, यहीं पे स्टेबिलिटी डिफाइन होती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, जो काफ़ी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, राइट? काफ़ी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है और ये बन सकता है 3d0। तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है सिस्टम। सिंस टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन इट हैज़ गॉट द टेंडेंसी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम मोर स्टेबल। इसकी टेंडेंसी है अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो हाइड्रेशन एनर्जी भी निकाल सकता है। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर कि टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द d ऑर्बिटल इट इज़ वेरी इजी एंड इट हैज़ टेंडेंसी टू गेट रिमूव्ड एंड टू मूव टुवर्ड्स द हाईएस्ट स्टेबल 3d0 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? इसका भी मैं एक PDF बना के आंसर का आपको वहाँ पे दे दूंगा ताकि आप नोट कर पाओ। ठीक है? आगे बढ़ते हैं 8.22। इसमें 3 क्वेश्चन है, 2.2, 2.3, 2.4। इसको ट्राई करो, मैं एक सारा आंसर बताऊंगा आपको। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8.22 है। वहाँ बोला गया व्हाट इज मीन्ट बाय डिसप्रोपोर्शनेशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट, एक जो रिएक्टेंट में होगा वो प्रोडक्ट में जाके दो स्टेट दिखाएगा, राइट? वन कंपाउंड एग्जिबिट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट, राइट? या फिर यूँ कह सकते हो वन सेंट्रल एटम एग्जिबिट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
फॉर एग्जाम्पल CrO4 3-, ठीक है ना, ये बनता है CrO4 2- एंड Cr3+। यहाँ जो इसकी स्टेट है वो +5 है और यहाँ जो स्टेट है वो +6 है और यहाँ +3 है। तो 5 से 3 बन गया और 5 से 6 बन गया, एक ज़्यादा बन गया और एक कम बना ना ऑक्सीडेशन स्टेट। 5 से 3 कम ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 से 6 ज़्यादा। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक और होता है, एक और एग्जांपल आप ले लो, MnO4 2-, ये बनता है MnO4- और ये बनता है MnO2, ठीक है ना। तो ये 2 एग्जांपल आपको याद रखने चाहिए, इसके भी स्टेट आप पता कर सकते हो चाहो तो। हाँ बच्चे, ठीक है, ठीक है ना। तो इनके भी स्टेट आप मालूम कर सकते हो। क्या मालूम कर सकते हो कि MnO4- क्या बनाता है, ठीक है ना। चलो, नो बेटे। हाँ बेटे, सबके PDF मिल जाएंगे, जैसा कि बच्चे का मैसेज आ रहा है। आंसर्स के भी PDF में सबके डाल दूंगा, ठीक है ना। सारे आंसर्स के PDF में डाल, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप पता करो कितना स्टेट है, ये 8 प्लस यहाँ +6 है और यहाँ +7 है और यहाँ +4 है, राइट। सो वन कंपाउंड shows different oxidation state in the product side. Which metal in the first series of transition metal exhibit +1 oxidation state most frequently and why? तो इसका आंसर है बच्चों कॉपर। कॉपर +1 क्यों दिखाएगा? क्योंकि 3D10 स्टेट इसको बहुत प्यारा है। It makes itself in highly stable configuration 3D10 and hence it can easily show Cu+ stability. Calculate the number of unpaired electron in the following. Mn3+, ये भी फिर से वापस वहीं चलना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया था ना, जहाँ पे हम लोगों ने सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा था। किसमें लिखा था हमने ऑक्सीडेशन स्टेट? ये वाला। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 3D इसमें एक भी नहीं था, इसमें 1 था तो 1 अनपेयर्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड, यहाँ 6 है यानी कि 5 अनपेयर्ड, यहाँ 7 है तो 5 तक तो हो जाएगा, 6 7 यानी कि 3 अनपेयर्ड, राइट। यहाँ पे 0 अनपेयर्ड। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप मालूम कर सकते हो कौन सा पेयर्ड है कौन सा नॉट पेयर्ड है, ठीक है ना। ये आप मालूम कर सकते हो। करेक्ट नंबर ऑफ, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो और विच वन ऑफ दीज इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वा सोल्यूशन। देखो क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम ये अपने आप को बहुत स्टेबल रखता है। इसके पास भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनली होता है ना, एक्सेप्शनली होता है 3d5 4s1 और क्रोमियम 3+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएगा तो 3 बचेगा। तो 3d3 ये अपने आप को यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज़ द मोस्ट स्टेबल इन एक्वा सोल्यूशन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये बहुत ही छोटा एटम बनता है। हाइड्रेशन एनर्जी जिसका रिलीज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बाकी तो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं उनको सराउंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट क्रोमियम इज़ वेरी इजी टू सराउंड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हेंस देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज विच मेक्स द सिस्टम हाईली स्टेबल। तो जितने भी आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सबका मैं PDF आंसर डालने वाला हूं, जरूर नोट करना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन लाइक कमेंट सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए। बाय बच्चों, टेक केयर।